मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था। आई एम रियली सॉरी। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। आई एम सॉरी, मैंने आपको वेट कराया। वो ट्रैफिक तो आपको पता ही है ना। बस मुझे 1 मिनट दीजिए। टिफिन तो टूट गया होगा ना। बस मुझे 1 मिनट दीजिए। अपना नाम बताइए। एसीपी अर्जुन राउत। यहाँ कैसे? मैं एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ सवालात करना चाहता था। केस? मैं समझी नहीं। आप घबराइए नहीं, ये आप ही के एक्स पेशेंट का एक केस है। अगर आपके पास 10 मिनट हो तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। आप बैठिए ना, और मैं जिस तरीके से भी मदद कर सकती हूँ मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। कहिए। बात कुछ ऐसी है कि आप ही का एक एक्स पेशेंट। एक्चुअली क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? मुझे लगा कि आप मेरे पेशेंट हैं और मेरे रियल पेशेंट्स बाहर मेरा वेट कर रहे हैं और मेरे वक्त पर उनका हक बनता है। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो, नॉट एट ऑल। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। हेलो सर, अजय को जिस पीसीओ कॉल से कॉल आए थे उसका पता चल गया। गुड। इस पीसीओ की कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और उसके मालिक से भी बात करो। सर, इस पीसीओ का कोई मालिक नहीं है। एक सिक्का डालने के बाद कोई भी पीसीओ से बात कर सकता है। ये पीसीओ है कहाँ? तो लैमिनेट रोड के पास। ठीक है छोटू। जी बताइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? छोटू तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। राइट सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आप ही की एक्स पेशेंट पूर्वी के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता था। उसने तो 2 साल पहले ही आत्महत्या कर ली थी। जानता हूं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर पूर्वी के साथ हुआ क्या था और उसका वो केस इतनी जल्दी डिसमिस कैसे हो गया? पूर्वी जब 13 साल की थी तब एक जानवर ने बेरहमी से उसका बलात्कार किया था। उसके शरीर पर घाव साफ दिख रहे थे, पर कोई साबित नहीं कर पाया कि वो घाव बलात्कार से हुए थे। पूर्वी का केस बहुत ही उलझता जा रहा था और इसके बीच उसे और उसके परिवार को रोज धमकियां दी जाती थी। केस ड्रॉप करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। तो उसका वकील क्या कर रहा था? उसका वकील कुछ ज्यादा नहीं कर पाया। पूर्वी और उसके घरवाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ऐसे इंसिडेंट में अगर लड़की के गुनहगार को कोई सजा नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कसूरवार मानने लगती है। पूर्वी उस रात को रोज अपने मन में दोहराती थी। उसकी आत्महत्या के कुछ ही दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि इस हादसे में जरूर उसकी कोई गलती होगी। वो तो ये भी मानने लगी थी कि शायद उसी ने उस गुनहगार को उकसाया था। सिर्फ पूर्वी नहीं, मैंने ऐसी हजारों लड़कियां देखी हैं जिनके साथ ये सब होता है। वो रोज अपनी जिंदगी से लड़ती हैं और जब उन्हें कोई उम्मीद नहीं मिलती तो वो आत्महत्या कर लेती हैं। क्या उस इंसिडेंट के बाद आप पूर्वी के परिवार वालों से कभी मिली? हाँ, पूर्वी की माँ बहुत बुरी तरह से टूट चुकी थी। पूर्वी और उसकी बहन बहुत करीब थे। अब शायद वो 10 साल की होगी। लगता है पूर्वी की मौत से काफी प्रभावित हुई। मुझे याद है जब मैं उससे मिलने उसके घर गई थी तो वो सारा दिन अपने रूम में बैठी रहती थी। कि बहुत कोशिश की कि उसे बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, पर वो बेचारी बोली कि अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता। क्या आप ये बात जानती हैं, जिस आदमी ने पूर्वी का बलात्कार किया था, यानी अजय जौहरी, उसका हाल ही में कत्ल हो गया? जी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। क्या आपको लगता है कि पूर्वी के किसी रिश्तेदार ने उसका कत्ल किया, या फिर कोई ऐसा इंसान जो पूर्वी को वो इंसाफ दिलाना चाहता था जो उसे उस वक्त नहीं मिला? कह नहीं सकते। इस देश में जितने बलात्कार करने वाले लोग हैं उतने ही उन्हें सजा दिलवाने वाले भी। ताज्जुब की बात तो ये है कि एक बलात्कारी से सब नफरत करते हैं, कानून के सिवाय।
बलात्कार करने की कभी कोई सही वजह नहीं होती, और फिर भी हमारे देश में ऐसे दरिंदे खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं क्योंकि कानून उनका साथ देता है। तो आपका कहने का मतलब है कि ये कातिल कानून का काम कर रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहा। कत्ल और बलात्कार दोनों गैर कानूनी हैं, दोनों गलत भी हैं, और इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन सा गुनाह खतरनाक है वो कोई भी नहीं कह सकता। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि पूर्वी की आत्मा को शांति मिले। आयशा, मिला क्या? कातिल मिला क्या? नॉट येट। और अर्जुन सर भी अभी ऑफिस नहीं आए हैं। ये अर्जुन सर भी अजीब है। उन्होंने मुझे अर्जेंटली फोन करके तीनों क्लिनिक्स का नाम दिया था और ये पता करने को कहा कि उनके सर्जिकल यूनिट्स है या नहीं, अगर है तो मिसिंग है क्या। अरे देवा, वो तीनों क्लिनिक एक दूसरे से एक ही घंटे की दूरी पर है और वो तीनों क्लिनिक्स की इन्वेंटरी इतनी बुरी हालत में है कि भगवान भी नहीं कह सकता कि उनका कोई इंस्ट्रूमेंट गायब है या नहीं। अगर उसकी इन्वेंट्री इतनी खराब थी, जाहिर सी बात है इंस्ट्रूमेंट भी गायब हो जाते हैं। उन सभी रेप विक्टिम्स की लिस्ट रेडी है सर, जिन्होंने आत्महत्या की। टोटल 256 केसेस हैं। इनमें से 7 केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं, इसका मतलब विक्टिम्स के अलावा और कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ। इन्हें लिस्ट में से निकाल दो। डन। ये सारे केसेस मुंबई के हैं। यस। एक मिनट, एक टीम तैयार करो कातिल के अगले विक्टिम को बचाने के लिए। राइट। हमें उसे ऑफिस लेकर आना होगा। आयशा, ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? बहुत सारे केसेस हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना, टाइम तो लगेगा। लेकिन पता नहीं ये सब कुछ काम सर खुद क्यों कर रहे हैं? शायद वो खुद ही नहीं जानते कि क्या ढूंढ रहे हैं। आयशा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि साक्षी कातिल की मदद करना चाहती थी? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इनफैक्ट अगर मेरे बस में होता ना तो उस जैसे इंसान को मैं खुद ही इतनी बेरहमी से मार देती। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कानून हाथ में लेकर सही नहीं हो जाता। तुम सही कह रही हो आयशा। आयशा, इन जैसे रेपिस्ट को सजा दिलवाने के लिए हमें एक मजबूत और एयरटाइट सिस्टम की जरूरत है। इस कातिल को सजा मिलने के बजाय उस अजय को सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन द सिस्टम फेल्ड पूर्वी। द सिस्टम फेल्ड पूर्वी यार। और इसीलिए उस कातिल ने जज्बाती होकर कानून को अपने हाथों में ले लिया और उस अजय को मार डाला। एंड आयशा, यू वर राइट। इस सिस्टम को अंदर से सुधारना होगा, और इस सिस्टम को अंदर से सुधारने के लिए और सच को सामने लाने के लिए हमें सबूत ढूंढने होंगे। You're right. And I'm glad you're back. मुझे अर्जुन को भी अपोलोजाइज करना होगा। हाँ, पर अभी नहीं। इतने सारे केसेस हैं, यहाँ तक काम में डूबे हुए हैं। सो वेलकम बैक साक्षी। प्रभु राजन, अश्विन कुमार और रोहित देसाई, ये तीनों जहाँ कहीं भी हैं उन्हें वहां से लेकर आओ। ये हैं उनके करंट एड्रेसेस और फोन नंबर्स। छोटू और आयशा, तुम दोनों एक एक टीम बनाकर अश्विन और प्रभु को लेकर आओ। मैं इस रोहित देसाई को देखता हूँ। हाँ अर्जुन। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेट्स गो। हम ETF से, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, सो प्लीज। सुरक्षा? क्या मतलब? बहुत जल्द पता चल जाएगा। गेट हिम। सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तुम तीनों के कारनामे अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों रात बर्बाद कर रहे हो? हमने कुछ भी नहीं किया। अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल करो। हाँ, और जेल में सड़ते रहें। इस वक्त जेल ही तुम तीनों के लिए सुरक्षित जगह है, वरना तुम तीनों की जान खतरे में है। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी लड़की का रेप नहीं किया। और वैसे भी जिन लड़कियों ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाए हैं वो मर चुकी हैं सर।
उनका कोई कोर्ट केस भी जारी नहीं है। ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना जाने तुम लोग ये पुराना केस दोबारा से ओपन क्यों कर रहे हो। मैं कोई गुनाह कबूल नहीं करूंगा, मुझे मेरा वकील चाहिए। तो तुम तीनों को ना तो कोई धमकी दे रहा है और ना ही कोई ब्लैकमेल कर रहा है। जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं तो हमें धमकियां कौन देगा? छोड़ो, उन तीनों को जाने दो, मैंने हमारी जरूरत नहीं। जा। पर सर इन तीनों की जान को खतरा है। जब इन तीनों ने कुछ गलत किया ही नहीं है छोटू, तो जान को कैसा खतरा? हाँ, चलो कब और कहाँ पहुंचना है? ठीक है। हेलो, हाँ मैं पहुंच गया हूँ। ये वही औरत है सर, जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सर। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपने मेरी जान बचा ली सर। ले जाओ इसे। काश कि तुमने हमें पहले ही सब कुछ सच बता दिया होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। तुमने जुर्म तो किया है जिसकी सजा मैंने उसे नहीं देनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें सजा मिल के रहेगी। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें इन दवाई की काफी जरूरत होती हो। ये वही एंजाइटी पिल्स है जिसकी एक गोली हमें महेश की लाश के पास मिली। साफ जाहिर होती कि महेश को मारते वक्त या तो तुम नर्वस थी, या तो तुम बहुत डरी हुई थी, या फिर तुम्हें अपने मन में पता था कि तुम कुछ गलत कर रही। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब पहली बार मैं तुम्हारे ऑफिस में आया था और तुमसे टकराया और तुम्हारा टिफिन नीचे गिरा, टिफिन गिरने की आवाज कुछ अलग थी। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। मुझे शक तो वही हो गया था, क्योंकि अगर टिफिन में खाना हो तो टिफिन की आवाज किसी और तरीके से आती, लेकिन इस टिफिन में खाना था ही नहीं। टिफिन को उठाने के बाद ना तो तुमने उस पे से तेल पहुंचा और ना ही
उसमें से तेल का कोई भी स्टेन था। उस टिफिन में वही स्कैल्पल्स थे जिनसे तुमने अजय और महेश की जान ली। जब मैंने तुमसे ये कहा कि मैं पूर्वी के केस के सिलसिले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम बहुत डर गई थी और इसलिए टाइम चुराने के लिए तुमने मुझसे कहा कि यू हैव टू सी योर पेशेंट। और फिर जब 20 मिनट बाद मैं वापस आया तो तुम सुलझ चुकी थी। काउंसलर होने के नाते तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ऐसी सिचुएशन में एक पेशेंट को किस तरह की दवाई खानी चाहिए। यही नहीं, अपने ही क्लिनिक से स्कैल्पल्स चुराना wasn't that big of a deal for you। उसके बाद अजय को काफी दिनों से ब्लैकमेल कॉल्स आ रही। नॉट सो सरप्राइजिंगली उस नंबर से वो कॉल्स आ रही वो तुम्हारे ही क्लिनिक के पास के पीसीओ का नंबर। कोर्ट में ये सब बड़ी आसानी से इत्तेफाक साबित हो जाएगा। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जानता मैं, और इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं पूर्वी की बहन स्नेहा से मिलने उसके स्कूल गया था। बेटा क्या तुम इन्हें जानती? ये तो चित्रा आंटी है, पूर्वी दीदी की सहेली। कुछ दिनों पहले ये मम्मी से मिलने आई थी। दोनों दीदी को याद करते हुए बहुत रो रही थी। क्या पिछली बार ये महीने की 23 तारीख को आई थी? हाँ, आखिरी बार तभी आई थी। जब तुम पूर्वी के घर गई तो तुमने वहां महेश को ऋतु का पीछा करते हुए देखा, राइट? बॉडी के घाव और आंखों की सिलाई देख के ऐसा साफ जाहिर होता है कि कातिल मानसिक रूप से बीमार है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि कातिल एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। अपने पेशेंट्स को आत्महत्या में खोने वाली एक काउंसलर के लिए इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है? जिन लड़कियों ने आत्महत्या की उनमें से 3 लड़कियां तुम्हारी पेशेंट्स थी और उनके 3 गुनहगार, रोहित, अश्विन, प्रभु। जब इस सब के बारे में पता चला उसके बाद तुम तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। मैं फ्रस्ट्रेटेड थी और बहुत गुस्से में भी थी। लड़कियों के मरने के बाद भी उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। उनके गुनहगार आज तक सड़कों पर खुलेआम घूम रहे। तुम जब पहली बार मेरे ऑफिस आए तो तुम्हें देखकर मैं बहुत डर गई थी, और ये टैबलेट्स खाने के बाद लगा कि मुझे डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं। महेश को मारने से पहले भी मैं बहुत नर्वस थी, पर उसे वो गुनाह करने के बाद मैं यूं छोड़ तो नहीं सकती थी ना। हमारा पहला कत्ल महेश का था। पूर्वी की मौत के बाद मुझे अजय को सजा दिलवानी थी। पिछले 2 हफ्तों से मैं उसे रोज कॉल करती थी और उसे अकेले मिलने के तरीके ढूंढती थी। मेरे ग्लव्स और मेरा स्कैल्पल हमेशा मेरे साथ रहता था। बस मौका और हिम्मत जुटानी थी। और उस रात पूर्वी की माँ से मिलकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया, और उसके बाद जब मैं घर जा रही थी तो मैंने महेश को ऋतु का पीछा करते हुए देखा। ऋतु के चेहरे पर जो डर देखा मैंने, उसके बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई और मैंने महेश को मार डाला। और उसके बाद अजय को। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट मुझे अपने आप पर गर्व है। ऐसे दरिंदों के साथ यही होना चाहिए। अर्जुन, सॉरी, वो एक्चुअली जज्बातों में आकर मैं अपनी ड्यूटी भूल गई थी। यू आर राइट, मर्डर का रीजन चाहे जो कोई भी हो, लेकिन होता तो गैर कानूनी है ना। क्या आप मुझे माफ करोगे? एक और तरीका है जिनसे हम इन लड़कियों की मदद कर सकते हैं। जी? न्यूज़पेपर में एक और आर्टिकल छपा। चित्रा से बात करके उन सारी लड़कियों के बारे में लिखो, उन पे किए हुए टॉर्चर्स के बारे में लिखो, उन रेपिस्ट्स के अगेंस्ट हमें जितने भी सबूत मिले उन सब के बारे में लिखो। हो सकता है ऐसा पढ़ने के बाद हिंदुस्तान की जनता जाग जाए और ये सारे केसेस भी ओपन हो जाए। यही नहीं, फाइनली इन लड़कियों को इंसाफ भी मिल जाए। That's an awesome idea.